सभी को नमस्कार। आज के इस ऑनलाइन क्लास में हम आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम डीलर द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर के अंतर्गत जो प्रकरण है शब्दों का वर्गीकरण, उस पर परिचर्चा करेंगे। इसके पहले हमने देखा था शब्द कहते किसे हैं, शब्द के भेद क्या हैं, शब्दों की पृष्ठभूमि क्या है, शब्दों के रूप क्या हैं। उसी क्रम में आज हम देखने का प्रयास करेंगे कि शब्दों का वर्गीकरण कैसे किया जाता है, उसके आधार क्या हैं। तो देखिए, इसी क्रम में सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है। इस पर पिछली क्लास में हमने विस्तार से चर्चा की थी कि उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार से वर्गीकरण करते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। तत्सम को हमने बताया था कि संस्कृत भाषा से जो मूल रूप से शब्द लिए जाते हैं उसे तत्सम कहा जाता है। और तद्भव के संदर्भ में हमने कहा था कि उत्पन्न हुए हैं संस्कृत से, लेकिन उन्होंने अपने विकास यात्रा क्रम में अपने रूप को परिवर्तित कर लिया है। और देशज के संदर्भ में हमने कहा कि देशज ऐसे शब्द हैं जो देश में ही जन्मे हैं, लेकिन कब जन्मे हैं, इसका व्याकरण क्या है, इसकी कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है। और चौथा जो प्रकार है विदेशज शब्दों का, तो इसके संदर्भ में भी हमने बात की थी। तो बताया था कि जो विदेशी भाषाओं के शब्द हमारी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, वे विदेशी शब्द कहे जाते हैं। उसका कारण भी हमने बताया था कि यहाँ पर चूँकि विदेशियों का शासन रहा, मुगलों का शासन रहा, तुर्कों का शासन रहा, अंग्रेज़ों का शासन रहा, तो उन लोगों का शासन रहा, तो जब 2 संस्कृतियाँ आपस में मिली तो निश्चित रूप से भाषा का भी आदान प्रदान हुआ। और इन चारों प्रकारों पर लगभग हमने पर्याप्त चर्चा पिछली क्लास में कर लिया था। तो आगे हम जो देखेंगे आज की इस क्लास में कि रचना के आधार पर या कहें कि बनावट के आधार पर शब्दों का जो वर्गीकरण किया जाता है उसका आधार क्या है। तो उसी क्रम में हम देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, आपके सामने है रचना के आधार पर इसके 3 प्रकार हैं: रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द और योग रूढ़। तो यहाँ पर हमें रचना को समझना है, या यूँ कहें बनावट को समझना है कि रचना क्या है, किसकी रचना की बात की जा रही है। तो यहाँ देखिए आप, यहाँ शब्दों की रचना की बात की जा रही है, क्योंकि शब्दों या कहें वर्णों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को रचना या बनावट कहते हैं। जब हम कोई नया शब्द बनाते हैं तो उसे रचना कहते हैं, या 2 वर्णों के मेल से हम कोई शब्द बनाते हैं तो उसे भाषा के संदर्भ में रचना कहते हैं। और हम विस्तार से देखना चाहें, कई वर्णों को मिलाने से शब्द बनता है। एक से अधिक वर्ण को जब हम आपस में मिलाते हैं तो शब्द बनता है। और उन्हीं शब्द को जब हम खंड खंड के रूप में बांट देते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, शब्दांश कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में राम है, रा अलग वर्ण है, माँ अलग वर्ण है। रा क्या है, शब्दांश है, माँ क्या है, शब्दांश है, लेकिन इसका कोई अर्थ नहीं है। लेकिन इसके विपरीत हम ऐसा भी देखते हैं कि जहाँ 2 शब्दों से मिलकर कोई शब्द बनता है और उसके अर्थ भी निकलते हैं। जैसे आपका विद्यालय, विद्या और आलय, दोनों का अपना अर्थ है, और दोनों जब संयुक्त हो जाते हैं तो उसका नया अर्थ उत्पन्न होता है। तो उसी क्रम में हम देखने की कोशिश करेंगे कि रचना के आधार पर शब्दों का जो रूप है वो कितने प्रकार का है। तो पहला देखा आपने रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द ऐसा शब्द होता है कि जिसमें उसका कोई एक निश्चित अर्थ होता है,
उसके अनेक अर्थ नहीं होते हैं, उनको आप चाहे जहाँ भी उपयोग में लाइए उसका सिर्फ निश्चित अर्थ ही होगा। या कहें कि रूढ़ जो शब्द है उसको हम खंड खंड में बांट दें तो निरर्थक हो जाएगा, उसका कोई अर्थ निकल कर नहीं आएगा। तो ऐसे शब्द जो मूल रूप में प्रयुक्त होते हैं, जिनके कोई सार्थक खंड नहीं होते हैं, उन्हें हम रूढ़ शब्द कह सकते हैं। उदाहरण के रूप में कोई भी आप नाम ले लीजिए, राम श्याम सीता गीता, जो भी, इनके आप खंड कर दीजिए तो इसका कोई अर्थ नहीं होगा। तो जितने भी शब्द हैं ये क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। दूसरा है यौगिक। तो यौगिक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो दो शब्दों के मेल से बनते हैं, उन्हें यौगिक शब्द कहा जाता है। यौगिक का सीधे अगर अर्थ ही आप देखें तो यौगिक मतलब जोड़ा जा रहा है, दो शब्द या दो वर्ण आपस में क्या है? मिल रहे हैं या जुड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात है कि उनके जो दो वर्ण मिल रहे हैं, दोनों वर्ण क्या होंगे? सार्थक होंगे, निरर्थक नहीं होंगे। वो जो उन खंड हैं उनके भी अर्थ हैं, वे सार्थक हैं। और दोनों जब सार्थक खंड जुड़ जाएंगे तो निश्चित रूप से यौगिक शब्द बन जाएगा और उसका नवीन अर्थ विकसित होगा। तीसरा देखिए आप, योग रूढ़। तो योग रूढ़ किसे कहेंगे? ये भी समझने वाली बात है कि देखिए ये शब्द तो हैं यौगिक ही, लेकिन इनका जो वास्तविक अर्थ निकलता है वो कुछ और होता है, और जो परंपरा के साथ किसी अर्थ के साथ इन्हें स्थापित कर दिया जाता है उसे योग रूढ़ कहते हैं। क्योंकि अर्थ इनका कुछ और है लेकिन किसी अन्य अर्थ के साथ इन्हें जोड़ दिया जाता है और उसी के साथ ही हमेशा प्रचलित हो जाते हैं। तो ऐसे शब्दों को योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। विस्तार से आप देखिए एक एक को। रूढ़ शब्द, तो देखिए वही चीज़, जिन शब्दों के खंड सार्थक ना हो उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे उदाहरण आप देख लीजिए, नाग। तो अगर ना अलग कर दीजिए, का अलग कर दीजिए, तो वास्तव में इसका कोई अर्थ नहीं होगा। अलग अलग कोई अर्थ नहीं, लेकिन दोनों आपस में जब मिल जाएंगे तो उसके अर्थ होंगे। वैसे कान, तो कान में ये उदाहरण भी दिया है, देखिए का और ना, ये अलग अलग हैं तो इनका कोई अर्थ नहीं, अर्थ ही नहीं, लेकिन दोनों को आप जोड़ देंगे तो कान, इसका अर्थ है। ऐसे ही आप आगे देखेंगे यौगिक शब्द, ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं और जिनके खंड सार्थक होते हैं, यौगिक कहलाते हैं। आप देख लीजिए, आग। आग क्या है? सार्थक है। बबूला क्या है? सार्थक है। और दोनों को जोड़ देंगे तो आग बबूला। दोनों अलग अलग सार्थक हैं, लेकिन दोनों जब जुड़ जाएंगे तब भी सार्थक होंगे, लेकिन उसका अर्थ नया उत्पन्न होगा। वैसे ही अगले उदाहरण में आप देखिए, घोड़ मतलब घोड़ा और सवार, दोनों अलग अलग रूप में सार्थक हैं, लेकिन दोनों जब आपस में जुड़ जाएंगे, यौगिक के रूप में हो जाएंगे, तब भी सार्थक होंगे, लेकिन उसका नया अर्थ उत्पन्न होगा, घुड़सवार। वैसे ही यहाँ आप देखिए, विद्यालय, विद्या सार्थक है, आलय सार्थक है, गृह, आलय का मतलब गृह, तो दोनों जब जुड़ जाएंगे, विद्यालय, विद्या का गृह, विद्या का घर, विद्यालय, विद्या भी सार्थक है, आलय भी सार्थक है, और दोनों शब्द जब जुड़कर यौगिक शब्द बनाएंगे विद्यालय, तो वो भी सार्थक है। तो इस प्रकार से भी शब्दों की रचना की जाती है। और तीसरा जो है योग रूढ़। आप देखिए, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, पहले भी हमने बताया था कि वो शब्द यौगिक होते हैं, दो शब्दों के योग से बनते हैं, पर अर्थ के विचार से अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से विशेष अर्थ के परिचायक हैं। उनका जो सामान्य अर्थ है वो उसे त्याग देते हैं, और जो परंपरागत रूप से कोई अर्थ है उसी अर्थ के साथ उसे हमेशा के लिए जोड़ दिया जाता है, या उसे हमेशा के लिए उस शब्द के साथ स्थापित कर दिया जाता है। उदाहरण में भी आप ऐसा देख लीजिए, जलज,
जलज का क्या अर्थ है? जल से जन्मा, ये इसका सामान्य अर्थ है। लेकिन योग रूढ़ के रूप में जब अर्थ देखेंगे तो जलज क्या हो जाएगा? कमल। जैसे ही हम जलज कहेंगे तो आपके मन में विचार होगा कि कमल, आपके मन में भावबोध होगा कि कमल के बारे में बात की जा रही है। वैसे ही आप देखिए पीताम्बर, इसका सामान्य अर्थ है पीला वस्त्र। कोई भी पीला वस्त्र पड़ा हो उसे हम पीताम्बर कहेंगे सामान्य रूप में। लेकिन योग रूढ़ के रूप में जो इसका अर्थ हमेशा के लिए रूढ़ के रूप में निश्चित कर दिया गया है, पीताम्बर का तात्पर्य जो लगाया जाता है हमेशा श्री कृष्ण से लगाया जाता है। समास के रूप में अभी आप देखिए बहुब्रीहि समास में पीताम्बर का जो उदाहरण दिया है उसमें सीधे सीधे उदाहरण दिया है, पीताम्बर पीला है वस्त्र जिसका, अर्थात श्री कृष्ण। तो यहाँ पीताम्बर के साथ श्री कृष्ण को योग रूढ़ के रूप में स्थापित कर दिया गया है। कहने का मतलब कि पीताम्बर अपने सामान्य अर्थ को ना देकर योग रूढ़ के रूप में अपना अर्थ देता है। वैसे ही अगला उदाहरण आप देखिए पंकज, इसका जो सामान्य अर्थ है कीचड़ में उत्पन्न। लेकिन यहाँ भी ये पंकज जो शब्द है अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ के साथ अपने को रूढ़ के रूप में स्थापित कर लिया है। जब भी हम पंकज की बात करते हैं तो हमेशा उसका जो भावबोध होता है वो कमल के रूप में ही होता है, ना कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ। तो यहाँ तीनों उदाहरण से स्पष्ट है कि देखिए तीनों शब्दों ने अपने सामान्य अर्थ को छोड़ दिया है या त्याग दिया है और किसी नवीन अर्थ के साथ या रूढ़ अर्थ के साथ अपने को स्थापित कर लिया है। जब भी इन शब्दों की बात होगी तो इसका जो निश्चित अर्थ है उन्हीं अर्थों के साथ इनका भावबोध होगा। आगे देखिए आप, तीसरा जो रूप है, पहले हमने उत्पत्ति के आधार पर चर्चा की, शब्दों का वर्गीकरण कैसे करें, उसके बाद रचना और बनावट के आधार पर हमने चर्चा किया। अब तीसरा जो प्रकार है प्रयोग के आधार पर, प्रयोग के आधार पर कैसे बांटेंगे। भाषा में जो भी हम वाक्य प्रयोग करते हैं, जो भी वार्तालाप करते हैं, उनके आधार पर हम इन्हें दो प्रकार से बांट सकते हैं शब्दों। कौन कौन से हैं? विकारी शब्द और अविकारी शब्द आप देख रहे हैं। तो यहाँ विकारी, देखिए शब्दों पर ही जाइए। विकारी मतलब इसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, अर्थात परिवर्तन उत्पन्न किया जा सकता है। ऐसे शब्द को विकारी शब्द कहेंगे जिसमें हम विकार उत्पन्न कर सकते हैं, अर्थात उसके स्वरूप में परिवर्तन कर सकते हैं। अगर वैसे इसे कहें भाषा के रूप में तो वे शब्द जिनके लिंग वचन और कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं उसे विकारी शब्द कहेंगे। तीन बात है, लिंग वचन और कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं, तो ऐसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। दूसरा जो प्रकार है आप देख रहे हैं अविकारी, नाम से स्पष्ट है कि इसमें विकार उत्पन्न नहीं किया जा सकता है, अर्थात ऐसे शब्द जो अपने मूल रूप में ही रहते हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। तो पहले हमने बताया विकारी में कि लिंग वचन और कारक में हम परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर उसका ठीक विपरीत कि ऐसे शब्द जिसके लिंग वचन और कारक में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। तो विकारी में परिवर्तन कर सकते हैं, अविकारी में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। विकारी में किसका परिवर्तन कर सकते हैं? लिंग वचन और कारक में परिवर्तन कर सकते हैं किसी भी शब्द के, लेकिन अविकारी शब्द में हम परिवर्तन नहीं कर सकते हैं किसी भी आधार पर, चाहे वो लिंग हो, चाहे वो कारक हो और चाहे वो वचन हो। तो आगे आप देखिए उसी क्रम में, देखिए वही चीज़ है विकारी शब्द। देखिए क्या लिखा है, वे शब्द जिनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर मूल शब्द का रूपांतरण हो जाता है विकारी शब्द कहलाते हैं। वही बात जो हमने पहले चर्चा की कि
ऐसा शब्द जिसके लिंग और वचन में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अर्थात विकार उत्पन्न कर सकते हैं, वैसे शब्दों को विकारी शब्द कहते हैं। तो यहाँ आप देखिए उदाहरण, लड़का खेल रहा है। देखिए लड़का क्या है, पुल्लिंग है। हमने क्या किया, लिंग परिवर्तन कर दिया है, लड़की खेल रही है। लड़का में लिंग परिवर्तन किया जा सकता है, तो लड़का क्या हो गया, विकारी शब्द हो गया। वैसे आगे आप देखिए, हम वचन भी परिवर्तन कर रहे हैं। लड़का पढ़ रहा है, एक वचन। हिंदी में कितने वचन होते हैं, 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। 2 प्रकार के वचन होते हैं, हम कहें तो एक वचन और बहुवचन। तो लड़का पढ़ रहा है, तो इससे क्या पता चल रहा है, एक लड़का पढ़ रहा है। लेकिन हमने जब वचन परिवर्तन कर दिया, लड़के पढ़ रहे हैं, तो इससे स्पष्ट हो रहा है बहुत सारे लड़के पढ़ रहे हैं। तो स्पष्ट है कि हम विकारी शब्दों के लिंग, वचन और कारक में परिवर्तन कर सकते हैं। अब देखिए कौन कौन से शब्द विकारी हो सकते हैं। तो संज्ञा शब्द जो होते हैं वो विकारी होते हैं, उनमें परिवर्तन किया जा सकता है। सर्वनाम भी विकारी होते हैं, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। विशेषण विकारी होते हैं, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। क्रिया, उनमें भी परिवर्तन किया जा सकता है। तो इस प्रकार से संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया ये क्या है, विकारी शब्द हैं। आगे आप देखिए इसी क्रम में वही चीज़ देखिए, संज्ञा जो है ब्राह्मण, जयचंद, लखनऊ, राम, किताब, पुलिस, ममता, ये क्या है, संज्ञा। इसमें विकार उत्पन्न किया जा सकता है, परिवर्तन इसमें किया जा सकता है इसके रूप में। सर्वनाम देखिए, मैं, तू, वह, इसे, उसे, जो, इसे, कौन आदि, इनमें भी विकार उत्पन्न किया जा सकता है, इनके भी रूप में परिवर्तन किया जा सकता है लिंग, वचन आदि के आधार पर। यहाँ आप देखिए विशेषण, अच्छा, बुरा, नीला, पीला, भारी, मीठा, सरल, जटिल, तो ये भी विकारी शब्द हैं, इनके भी रूप में परिवर्तन आप कर सकते हैं लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर। क्रिया, खेलना, कूदना, सोना, जागना, लेना देना, खाना पीना, ये भी विकारी शब्द हैं, इनके भी रूप में आप परिवर्तन कर सकते हैं, विकार उत्पन्न कर सकते हैं लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर। तो इसके बाद हम चर्चा करेंगे, देखिए अविकारी शब्द, वही चीज़ जो हमने पहले चर्चा की थी, जिन शब्दों का प्रयोग मूल रूप में होता है। पहले भी हमने कहा कि इनका प्रयोग मूल रूप में होगा, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, चाहे वो लिंग के आधार पर हो, चाहे वचन के आधार पर हो, चाहे कारक के आधार पर हो या अन्य किसी भी आधार पर हो, उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ये शब्द हमेशा से एक रहते हैं, इसीलिए इन्हें अविकारी शब्द कहा जाता है। अविकारी, कोई विकार इसमें संभव नहीं है। उदाहरण भी देख लीजिए आप। आज में आप देखिए, न तो इसका आप लिंग बदल सकते हैं, न इसका वचन बदल सकते हैं, और ना कारक बदल सकते हैं। वैसे ही मैं और कल, परंतु, ये भी शब्द हैं, इनका भी आप लिंग, वचन, कारक नहीं बदल सकते हैं, इनके रूप में किसी भी परिस्थिति में आप परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। ऐसे शब्दों को अविकारी शब्द कहा जाता है। और देखिए सभी प्रकार के अव्यय, क्या लिखा है, सभी प्रकार के अव्यय शब्द अविकारी शब्द होते हैं। तो जितने भी अव्यय हैं वे सब अविकारी हैं, उनके स्वरूप में परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके अंतर्गत तमाम सारी बातें हो सकती हैं। क्रिया विशेषण अव्यय हो सकता है, जैसे आज, कल, अब, कब, परसों आदि उदाहरण हो सकते हैं। संबंध बोधक अव्यय भी हो सकता है, में, से, पर, के ऊपर, के नीचे, ये भी उदाहरण हो सकते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय भी हो सकता है, और, परंतु, या, इसलिए, तो, यदि, क्योंकि, ये भी एक उदाहरण हो सकते हैं। कहने का मतलब कि जितने भी अव्यय हैं, अव्यय के जितने भी भेद हैं, वे सब, या यूँ कहें कि पूरा अव्यय ही अविकारी शब्द है। तो विकारी में परिवर्तन होगा, अविकारी में परिवर्तन नहीं होगा। अब स्पष्ट है कि विकारी में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण वाले शब्द आते हैं, और अविकारी में अव्यय वाले शब्द आते हैं। ये भी स्पष्ट हो गया। अब आप देखिए अगला जो है वो क्या है, अर्थ के आधार पर। पहले हमने भेद किया था उत्पत्ति के आधार पर,
उसके बाद हमने भेद किया रचना या बनावट के आधार पर, उसके बाद हमने वर्गीकरण किया प्रयोग के आधार पर, और उसके बाद अब अंतिम जो वर्गीकरण है, कुल मिला के शब्दों का जो वर्गीकरण है वो 4 प्रकार का है। पहला उत्पत्ति के आधार पर, दूसरा रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा प्रयोग के आधार पर, और चौथा एवं अंतिम, इसे अंतिम कहें तो अर्थ के आधार पर। आप देख रहे हैं 4 प्रकार हैं, एकार्थी, अनेकार्थी, समानार्थी, विलोम शब्द। ये सब पहले आप सुन चुके हैं, बराबर से हमेशा से लगातार अपने अध्ययन के दौरान इसे सुनते ही आ रहे हैं। तो एकार्थी, एकार्थी में ऐसे शब्द होते हैं जिनमें केवल एक ही अर्थ निकलता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यक्तिवाचक संज्ञाएं जितनी भी होती हैं वो सब एकार्थी शब्द ही होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा समझ रहे हैं, किसी वस्तु, स्थान और व्यक्ति का जब हमें बोध होता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। किस रूप में बोध होता है? व्यक्ति के रूप में बोध होता है। तो एकार्थी में बात स्पष्ट हो गई कि इसमें जो भी शब्द होंगे उनका एक ही अर्थ होगा। उदाहरण भी तमाम आप दे सकते हैं, किसी का भी आप नाम ले सकते हैं, वो भी उदाहरण में आ जाएगा। अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द इसके नाम से ये स्पष्ट हो रहा है, शब्द से ये स्पष्ट हो रहा है कि अनेक अर्थ जिसके होंगे, मतलब एक से अधिक अर्थ होंगे। आप हमेशा यमक अलंकार में पढ़ते हैं कनक कनक के 100 गुनी, तो वही कनक, तो वहाँ कनक के एक से क्या हो रहे हैं? ज़्यादा अर्थ हो रहे हैं। आगे आप उदाहरण में भी देखेंगे। हार, हार के भी एक से अधिक अर्थ हैं। हार पराजय वाला भी हार, गले वाला भी हार। तो तमाम सारे इसमें उदाहरण देख सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि किसी भी शब्द के एक से अधिक अर्थ जब होंगे तो वे अनेकार्थी शब्दों के अंतर्गत आएंगे। तीसरा आप देखिए समानार्थी शब्द, इसे पर्यायवाची भी कहते हैं। हिंदी भाषा में अनेक शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ देते हैं। शब्द एक ही है या कई हैं, लेकिन सबका अर्थ एक ही है। समान अर्थ देते हैं लेकिन उनकी संख्या एक से अधिक है, या कहें अनेकों। तो ऐसे शब्दों को पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहते हैं। और देखिए अंतिम है विलोम शब्द। विलोम शब्द किसे कहेंगे या विपरीतार्थी शब्द किसे कहेंगे? जब शब्द विपरीत अर्थों का बोध कराए। जैसे बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं, आपने पढ़ा भी है, रात दिन, जय पराजय, हार जीत, राजा रानी, लड़का लड़की। तो बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं। तो ये विस्तार से आप देखें वही चीज़, यहाँ भी वही बात स्पष्ट की गई है। जिन शब्दों का केवल एक ही अर्थ होता है एकार्थी शब्द कहलाते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के शब्द इसी कोटि में आते हैं। उदाहरण भी आप देख लीजिए, यमुना, यमुना से एक ही नदी का बोध हो रहा है, 10-20 नदी का बोध नहीं हो रहा, और उसके अन्य अर्थ भी नहीं। तो निश्चित रूप से एकार्थी है। कानपुर, कानपुर शहर है, उसका एक नाम है, वो भी एक ही है। श्याम, मार्च, ऐसे तमाम उदाहरण आप दे सकते हैं। आगे देखिए आप अनेकार्थी शब्द। पहले भी हमने बताया कि ऐसा शब्द जिसके अनेकों अर्थ बनते हैं। परिभाषा के रूप में देखिए, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। जैसे आप देखिए कनक, हमने पहले ही बताया, सोना, धतूरा, 2 अर्थ निकल रहे हैं, तो कनक क्या हुआ? अनेकार्थी शब्द हुआ। कर का देखिए यहाँ पर, तो कर, हाथ को भी कर कहते हैं और जो टैक्स लगता है उसे भी कर कहते हैं। तो यहाँ कर का एक से अधिक अर्थ है, तो कर क्या है? अनेकार्थी शब्द है। वैसे ही अर्थ, अर्थ के भी देखिए आप 2 अर्थ हैं, प्रयोजन और धन। तो यहाँ भी स्पष्ट है कि अर्थ के एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं, इसलिए अर्थ कैसा शब्द है? अनेकार्थी शब्द है। आगे देखिए आप समानार्थी शब्द, इसी को पर्यायवाची भी कहते हैं।
हिंदी भाषा में अनेक ऐसे शब्द हैं जो समान अर्थ देते हैं, उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। आप देखिए उदाहरण भी दिया, अश्व। ये 4 ही उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं आपके सामने। चंद्रमा, सूर्य, इंद्र, कमल, सबके बहुत सारी पर्यायवाचियाँ आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी। लेकिन यहाँ उदाहरण के रूप में आप देखिए, अश्व, तुरंग है घोड़ा, घोटक संध है। तो अश्व का तात्पर्य है घोड़ा, तुरंग का भी तात्पर्य है घोड़ा, है का भी तात्पर्य है घोड़ा, घोड़ा तो घोड़ा है ये। घोटक का भी तात्पर्य है घोड़ा, संधव का भी तात्पर्य है घोड़ा। तो सबका एक ही अर्थ निकल रहा है, लेकिन शब्द बहुत सारे हैं। तो ऐसे शब्द समानार्थी शब्द होते हैं। जैसे पुष्प का भी आप देख लीजिए, प्रसून, सुमन, कुसुम, फूल। जो फूल है उसे पुष्प भी कहते हैं, कुसुम भी कहते हैं, सुमन भी कहते हैं, प्रसून भी कहते हैं। सबका एक ही अर्थ निकल रहा है, अर्थ एक ही है, समान अर्थ है, लेकिन शब्द अनेक है। तो ऐसे शब्दों को समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जंगल, यहाँ भी देखिए आप, जंगल को विपिन भी कहेंगे, कानन भी कहेंगे, अरण भी कहेंगे, वन भी कहेंगे। तो जंगल के अनेक सारे पर्यायवाची शब्द हो सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। आगे आप देखिए, विपरीतार्थक। इसे कहें तो अर्थ के आधार पर वर्गीकरण की जब बात करते हैं तो उसमें अंतिम पायदान है, क्योंकि इसके पहले आप एकार्थी शब्दों की चर्चा कर चुके, अनेकार्थी शब्दों की चर्चा कर चुके, पर्यायवाची की कर चुके, और अंतिम विपरीतार्थक अर्थात विलोम शब्द। तो परिभाषा के रूप में देखिए, जो शब्द विपरीत अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। उदाहरण देखिए, 3 दिए हैं, बहुत सारी आपके पाठ्य पुस्तक में मिल जाएगी उदाहरण। यहाँ भी आप देखिए, निद्रा जागरण, एकता अनेकता, गमन आगमन। अब यहाँ देखिए आप कैसे अर्थ उल्टा निकल रहा है। गमन, गमन का क्या अर्थ होता है? जाना। आगमन का क्या अर्थ है? आना। तो पूरा पूरा विपरीत अर्थ निकल रहा है, एक तरफ जा रहा है, दूसरी तरफ आ रहा है, तो दोनों का अर्थ विपरीत है। इसीलिए गमन का विलोम या विपरीतार्थक शब्द आगमन। उसी प्रकार से एकता अनेकता है, निद्रा जागरण, और बहुत सारे उदाहरण दे सकते हैं आप। रात दिन, सुबह शाम, राजा रानी, बहुत सारे उदाहरण आप दे सकते हैं। तो इस प्रकार से आज की क्लास में आपने शब्दों का वर्गीकरण करना सीखा, या शब्दों के वर्गीकरण के आधार जानने के प्रयास आज की क्लास में किए गए। तो संक्षेप में आप देखिए तो 4 प्रकार के आधार हैं शब्दों के वर्गीकरण करने के। उत्पत्ति के आधार पर वर्गीकरण करने के प्रयास किए गए, जिसमें तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज शब्दों के विषय में चर्चा की गई। और दूसरा जो प्रमुख आधार था, रचना या बनावट के आधार पर शब्दों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया गया। इसमें भी जो समझने का प्रयास किया गया, रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द किसे कहते हैं, और इनके आधार पर कैसे शब्दों का वर्गीकरण किया जाता है, ये भी समझने का प्रयास किया गया आज की इस क्लास में। और तीसरा जो प्रमुख आधार है, प्रयोग के आधार पर। तो प्रयोग के आधार पर 2 प्रकार से शब्दों का वर्गीकरण कर सकते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। तो अविकारी शब्द और विकारी शब्दों को भी आज की क्लास में हम लोग समझने का प्रयास किए। और चौथा जो अंतिम प्रमुख आधार है, अर्थ के आधार पर। तो अर्थ के आधार पर भी हम शब्दों का वर्गीकरण करने का प्रयास किया। उसके अंतर्गत एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द और समानार्थी शब्द और विलोम शब्दों को भी हम समझने का प्रयास किए। उम्मीद है कि आज की इस क्लास में आपको शब्दों का वर्गीकरण काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा। तो इसलिए आज की क्लास में आज बस इतना ही। धन्यवाद।